हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद प्राची। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश के चैप्टर लॉ स्प्रिंग का पार्ट 2। यानी कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं मुकेश की कहानी को। मुकेश कौन है? एक बैंगल मेकर है, एक चूड़ी बनाने वाला है। तो इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे ये जो चैप्टर है डील करता है बैंगल मेकर से, चूड़ियाँ बनाने वालों से, और उनकी ज़िंदगी कितनी गरीबी से भरी हुई है। तो हम क्या करने वाले हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग देखने वाले हैं, जो भी इंपॉर्टेंट लाइन्स है इस चैप्टर में उनका वो लाइंस मैं आपको बताने वाली हूँ। और बहुत सारे फ्रेजेस जो हैं इस चैप्टर में यूज़ हुए हैं, जैसे कि लुकिंग फॉर, परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, स्लॉग द डे लाइट आवर्स, डार्क हटमेंट्स, रूफ ओवर द हेड, इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड। इस स्टोरी को नाम दिया गया है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, यानी मैं कार चलाना चाहता हूँ। अब इस चैप्टर में बात हुई है मुकेश की, और मुकेश इंसिस्ट करता है, यानी दबाव देते हुए बोलता है कि मैं खुद का मालिक बनना चाहता हूँ, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। हमारी जो राइटर है वो पूछती है कि क्या तुमको कार्स के बारे में कुछ भी पता है? तो मुकेश कहता है कि मैं कार चलाना सीख लूँगा, और वो हमारी ऑथर की आंखों में डायरेक्टली देखते हुए ये बात को कहता है। अब मुकेश का जो सपना है कार चलाने का, वो एक मिराज की तरह है। मिराज का मतलब है कि जब बहुत गर्मी होती है, डेजर्ट एरिया होता है, तो दूर से ऐसा लगता है कि कहीं पर पानी भरा हुआ है, लेकिन जब हम पास जाते हैं तो वहाँ पर पानी नहीं होता है। तो यानी जो चीज़ रियल दिख रही है वो रियल नहीं होती है, वो फेक होती है। तो मुकेश का ये जो सपना है वो एक मिराज की तरह है, यानी कि बहुत ही नकली सा लग रहा है, वेक सा लग रहा है। कहाँ पर? फ़िरोज़ाबाद में। और फ़िरोज़ाबाद फेमस है चूड़ियाँ बनाने के लिए। फ़िरोज़ाबाद में जितनी भी फैमिली है, एवरी अदर फैमिली मतलब मोस्टली, एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन आता है कि एवरी अदर फैमिली का मतलब क्या है। एवरी अदर फैमिली का मतलब है कि मोस्टली जो फ़िरोज़ाबाद में जो लोग हैं, जो परिवार हैं, वो चूड़ियाँ बनाते हैं। फ़िरोज़ाबाद जो है सेंटर है इंडिया का ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का, यानी जो फ़िरोज़ाबाद है वो सेंटर है इंडिया का जहाँ पर चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, जहाँ पे फैमिलीज़ ने अपनी जनरेशन्स को स्पेंड करा है। कहाँ पर? क्या करते हुए? चूड़ियाँ बनाते हुए, फर्नेस के राउंड काम करते हुए, ग्लास को वेल्ड करते हुए। और वो इतनी चूड़ियाँ बनाते हैं, ऐसा लगता है कि इंडिया में जितनी भी औरतें हैं सभी के लिए चूड़ियाँ फ़िरोज़ाबाद में ही बनती हैं। तो जनरेशन्स आफ्टर जनरेशन्स का मतलब है जैसे ग्रैंडफादर भी वही काम करते थे, फादर भी वही काम करते हैं, सन भी वही काम करता है। तो यहाँ पे फ़िरोज़ाबाद में जो चूड़ियाँ बनाने का जो बिज़नेस है या जो काम है वो जनरेशन से चला आ रहा है। मतलब फादर भी वही काम करते हैं, अब सन भी वही काम करता है, आने वाला बच्चा जो है वो भी यही काम करेगा, राइट। अब मुकेश की जो फैमिली है वो भी इनमें से ही एक है, यानी वो भी चूड़ियाँ बनाती है। किसी को भी नहीं पता है कि इल्लीगल है बच्चों के लिए ऐसी ग्लास इंडस्ट्री में, ग्लास फर्नेस में काम करना, जहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे जो सेल्स है बहुत डिंजी है। यानी कि ये बच्चे जिस सेल में, जिस जगह पर काम करते हैं वो बहुत डार्क हैं, जहाँ पे कोई हवा नहीं है, कोई लाइट नहीं है, जहाँ पे अगर लॉ यानी कानून व्यवस्था को अगर लगाया जाता है तो ये सारे ही जो बच्चे हैं, 20,000 बच्चे हैं जो ग्लास इंडस्ट्री में काम करते हैं, उन्हें निकाल लिया जाएगा। जहाँ पे वो क्या करते हैं, स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स। स्लॉग का मतलब है टायरिंग वर्क या टू वर्क वेरी हार्ड। तो ये जो बच्चे हैं, जब तक मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, जब तक सूरज रहता है, सूरज की रोशनी रहती है, ये लोग क्या करते हैं, ऐसी डार्क सेल्स में, ऐसी डार्क रूम में काम करते हैं, जिसकी वजह से इतने अंधेरे में काम करने से उनकी जो आंखों की रोशनी है वो भी चली जाती है। मुकेश की जो आंखें हैं वो चमक उठती हैं जब वो हमारी ऑथर को लेके जाता है अपने घर, और वो प्राउड से कहता है कि उसका जो घर है वो रीबिल्ड हो रहा है, फिर से बन रहा है। तो ये प्राउड की बात क्यों है? क्योंकि वो लोग इतने गरीब होते हैं कि वो अपना घर का रेनोवेशन भी नहीं करा पाते। तो अगर हो रहा है तो वो बड़े ही प्राउड से ये बात को बताते हैं। ऑथर जो हैं और जो मुकेश है वो स्टिंकिंग लेन्स यानी बदबूदार सड़कों से होते हुए निकलते हैं। वहाँ पे जो लेन्स हैं, जो गलियां हैं, वो गार्बेज से भरी हुई हैं, और हॉवेल हैं वहाँ पर। हॉवेल का मतलब है बहुत ही प्लेन एंड सिंपल कंस्ट्रक्शन। तो जो कि झोपड़ियाँ हैं बहुत ही सिंपल कंस्ट्रक्शन की हैं, जहाँ की जो दीवारें हैं वो जर्जर हो चुकी हैं। क्रम्बलिंग मतलब कभी भी गिर सकती हैं। वॉबली मतलब जो डगमगाते हैं, जो दरवाजे हैं वो डगमगाते हैं, आवाज़ करते हैं। और जहाँ पे ऐसे घर हैं जहाँ पर कोई विंडो ही नहीं है, तो आप देख सकते हो कि एरेशन ही नहीं होता है। जहाँ पे जो परिवार के लोग हैं और जो जानवर है वो एक साथ ही रहते हैं, जैसे पुराने ज़माने में रहा करते थे। यानी कि जो जानवर है और जो इंसान है वो एक साथ ही रहते हैं। अब मुकेश जो है एक जगह पर रुक जाता है और एक वॉबली डोर मतलब डगमगाते हिलते हुए आयरन डोर को पैरों से एक किक करता है, लात मारता और खोल देता है। तो वे दोनों ही लोग जो हैं, जो ऑथर है और जो मुकेश है, वो एक हाफ बिल्ड शैक में आ जाते हैं। यानी कि एक
झोपड़ी हम कह सकते हैं, उसमें ये लोग एंटर करते हैं। तो ये झोपड़ी का जो ऊपर का हिस्सा है वहाँ पर घास लगी हुई है, तो रूफ़ जो है वो घास की है। थैच्ड मतलब ऑफ अ रूफ बिल्डिंग कवर्ड विथ स्ट्रॉ, तो जहाँ पे घास होती है या हम बोल सकते हैं जो हमारे वीट होते हैं उसके जो सूख जाता है, वो डेड ग्रास होती है, वो होते हैं वहाँ पर। उसकी जो रूफ़ है वो डेड ग्रास यानी सूखी हुई जो घास है उसकी होती है। एंड नीचे जो है वहाँ पर एक स्टोव जल रहा है, लकड़ी से एक चूल्हा जल रहा है जहाँ पे एक बर्तन रखा हुआ है, और बर्तन के ऊपर जो पालक की पत्तियां हैं वो रखी हुई हैं। जो ग्राउंड पे हम देखें यानी ज़मीन पर हम देखें तो एक एल्युमिनियम की प्लेट रखी हुई है जहाँ पे कटी हुई सब्जियां रखी हुई है। एंड एक फ्रेल यानी कि बहुत ही एक दुबली पतली सी, हम कह सकते हैं बहुत ही कमज़ोर सी, नाजुक सी एक लड़की है, एक औरत है जो कि खाना बना रही है, शाम का खाना बना रही है अपनी पूरी फैमिली के लिए। अब ये जो लड़की है उसकी जो आंखें हैं वो ये जो खाना चूल्हे पे बना रही है उससे जो धुआं है उसकी आंखों पर आ रहा है, लेकिन वो हंसती है। और वो किसकी वाइफ है? मुकेश का जो बड़ा भाई है उसकी वाइफ है। और ज़्यादा कोई उसकी उम्र नहीं है, लेकिन अब सब उसको रिस्पेक्ट देते हैं क्योंकि वो घर की बहू है, वो घर की बहू बन चुकी है। और उसके ऊपर 3 लोगों की जिम्मेदारी है, किसकी? उसके हस्बैंड की, मुकेश की और उसके फादर की। और जब मुकेश के फादर घर में एंटर करते हैं तो वो अपने ऊपर एक घूंघट को ले लेती है, वेल को ले लेती है, जैसा कि जो कस्टम है वो डिमांड करता है। बहू को जो बड़े मेल लोग हैं, जो बड़े बुज़ुर्ग हैं घर के, उनके सामने घूंघट रखना पड़ता है, राइट। तो वो ऐसा कर लेती है। अब यहाँ पर मुकेश के जो फादर हैं, एल्डर मतलब मुकेश के फादर की यहाँ पर बात कर रही है, वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, वो एक बैंगल मेकर हैं, वो चूड़ियाँ बनाते हैं। बहुत साल से हार्ड वर्क करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद भी, पहले वो एक टेलर की तरह काम करते थे, फिर वो चूड़ियाँ बनाने लग गए। तो इतने साल और इतनी मेहनत करने के बाद भी वो अपने घर को रेनोवेट नहीं करा पाए हैं, ना ही अपने दोनों बच्चों को, मुकेश और उसके भाई को, स्कूल भेज पाए हैं। वो सिर्फ एक ही काम कर पाए हैं और वो अपने बच्चों को ये सिखा पाए हैं जो वो जानते हैं। और वो क्या जानते हैं? चूड़ियाँ बनाना। तो चूड़ियाँ बनाना ही वो अपने बच्चों को सिखा पाए हैं। इतनी मेहनत करने के बाद भी वो ना तो अपने घर को रेनोवेट कर पाए हैं, ना ही अपने बच्चों को स्कूल भेज पाए हैं। अब मुकेश की जो ग्रैंड मदर है वो कहती है अपने हस्बैंड के लिए कि ये तो उनका कर्म है, उनकी किस्मत है कि उनको चूड़ियाँ बनानी है। और मुकेश की जो ग्रैंड मदर है उन्होंने अपने हस्बैंड को देखा है कि कैसे चूड़ियाँ बनाते बनाते उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई है। तो मुकेश की जो ग्रैंड मदर है वो बोलती है कि कहना गॉड गिवन लीनिएज, यानी भगवान ने ही इस परंपरा को शुरू करा है, कि यानी कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ग्रैंडफादर, फादर, सन, सभी लोग जनरेशन आफ्टर जनरेशन चूड़ियाँ बना रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि भगवान की दी हुई परंपरा को कोई तोड़ सकता है क्या? बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, तो ये सभी लोग जो हैं बैंगल मेकर्स की जो कास्ट है उसमें उन्होंने जन्म लिया है, वो पैदा हुए हैं और उनको बैंगल्स के अलावा कुछ भी नहीं पता है। उनके घर में बैंगल्स हैं, उनके आंगन में या घर का जो पीछे का हिस्सा है वहाँ पर बैंगल्स है, हर दूसरे घर में बैंगल्स हैं, चूड़ियाँ हैं, हर दूसरे यार्ड में चूड़ियाँ हैं। फिरोज़ाबाद की स्ट्रीट में चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ हैं, जो स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, यानी इस तरीके से आप देख सकते हो कि स्पाइरल बने हुए हैं चूड़ियों के, जो कि सुनहरे कलर के हैं, हरे कलर के हैं, ब्लू कलर के, पिंक कलर के हैं, पर्पल कलर के हैं, रेनबो में यानी कि इंद्रधनुष में जितने कलर हैं उतने कलर की चूड़ियाँ यहाँ पर मिलती हैं, जो कि एक हीप पे रखी हुई हैं। इस तरीके से राउंड राउंड करके ये सब सारी चूड़ियाँ रखी हुई हैं और इन चूड़ियों पे ज़्यादा कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ऐसे यार्ड पर वो रखी हुई हैं। और इन चूड़ियों को इस पर इसको हैंड कार्ट बोलते हैं। तो ये हैंड कार्ट पर, हथ गाड़ी पर इन चूड़ियों को रखते हैं और फिर फिरोज़ाबाद की स्ट्रीट से इन्हें शॉप तक लेकर जाते हैं। और इनको पुश कौन करता है? यंग मैन करते हैं, यंग लोग जो रहते हैं वो इन्हें पुश करते हैं, बहुत ही सुकड़ी जो गलियां हैं वहाँ से। और यहाँ का जो टाउन है वो बहुत शैंटी यानी झोपड़ियों से भरा हुआ वो टाउन है। तो वहाँ पर इस तरीके से इन चूड़ियों को इस हैंड कार्ट पर से रख कर शॉप तक वो लेकर जाते हैं, राइट। एंड इन डार्क हटमेंट्स, यानी कि अब ये जो लोग हैं जो कि झोपड़ियों में रहते हैं तो वहाँ पर कोई लाइट वगैरह तो है नहीं, तो ये लालटेन जला लेते हैं। तो हर घर के बाहर ऐसी लालटेन जली हुई है और घर के बाहर क्या है, ये ऑयल लैम्प्स जले हुए हैं। और वहाँ पर जो लड़के लड़कियाँ हैं अपने फादर मदर यानी अपने माँ बाप के साथ बैठे हुए हैं और चूड़ियों के ग्लासेस को जोड़ रहे हैं, यानी चूड़ियाँ बना रहे हैं। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आती है कि देयर आइज़ आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट, यानी ये जो लोग हैं इनकी जो आंखें हैं वो अंधेरे में ज़्यादा एडजस्टेड हैं ना कि लाइट में। तो शुरुआत में ही हमने पढ़ा कि लोग बहुत ही डिंजी सेल्स में काम करते हैं जहाँ पे कोई हवा नहीं है, कोई लाइट नहीं है, तो बहुत ही अंधेरे में ये लोग काम करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उनकी आंखें जो हैं डार्क में ज़्यादा एडजस्टेड हो गई हैं देन टू द लाइट। और उसकी वजह से जब तक ये बड़े होते हैं अपनी आंखों की रोशनी को भी खो देते हैं, क्योंकि इतने अंधेरे में काम करने से इनकी आंखों की रोशनी चली जाती है।
अब यहाँ पर सविता की बात हो रही है। सविता कौन है? एक बहुत ही यंग लड़की है जो पिंक ड्रेस पहनी है, जो कि बहुत पेल है। ड्राप मतलब पेल है, और वो एक एल्डरली वुमेन के पास बैठी हुई है जो कि जो ग्लास पीसेस है उनको सोल्डर कर रही है, यानी उनको मिला रही है, चूड़ियाँ बना रही है। अब सविता के जो हाथ है वो बहुत जल्दी जल्दी मूव कर रहे हैं एक मशीन की तरह जब वो चूड़ियाँ बना रही हैं। तो सविता जो है इतनी छोटी सी लड़की है जो चूड़ी बना रही है, उसको तो ये भी नहीं पता है कि जो चूड़ियाँ होती हैं उनका क्या महत्व होता है, इंडियन कल्चर में उनका क्या महत्व है। एक औरत के लिए तो वो सुहाग की निशानी होती है, और शादियों में चूड़ियों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, वो गुड ओमेन माना जाता है। लेकिन सविता को एक दिन ये ज़रूर पता चलेगा, चूड़ियों की अहमियत ज़रूर पता चलेगी जब वो खुद एक दुल्हन बनेगी, जब उसके सर पर भी घूंघट होगा, उसके हाथों में भी मेहंदी लगेगी, और जब वो खुद लाल चूड़ियाँ पहनेगी और जब वो खुद एक दुल्हन बनेगी तब उसे चूड़ियों का महत्व समझ में आएगा। सविता के पास ही एक ओल्ड वुमेन यानी एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है जो एक दुल्हन बनी थी बहुत साल पहले। उसके हाथों में अभी भी चूड़ियाँ हैं, उसकी कलाइयों में अभी भी चूड़ियाँ हैं, बट नो लाइट इन हर आइज़। अब यहाँ पर नो लाइट इन हर आइज़ का मतलब है उसकी आंखों में कोई होप नहीं है, कोई हैप्पीनेस नहीं है, राइट। उसकी आंखों में जो सविता है उसके पास एक जो बूढ़ी औरत बैठी है, उसके हाथों में चूड़ियाँ हैं, उसकी कलाइयों में चूड़ियाँ हैं, लेकिन उसकी आंखों में कोई खुशी नहीं है। और वो बोलती है कि एक वक्त सैर भर खाना भी नहीं खाया, यानी उसने एक वक्त का खाना भी बराबर नहीं खाया है, एक वक्त का खाना भी उसने ठीक से नहीं खाया है, और उसकी जो आवाज़ है उसमें कोई भी जॉय, कोई भी खुशी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में पेट भर के कभी एक बार का खाना भी इंजॉय नहीं करा है। तो पूरी ज़िंदगी उसने मेहनत करने के बाद ये इनाम पाया है कि वो एक वक्त का खाना भी उसने पूरे एक वक्त का खाना जो है उसने कभी पेट भरकर नहीं खाया है। और इस औरत के जो हस्बैंड हैं वो एक बूढ़ा सा आदमी है जिसकी लंबी सी दाढ़ी है, एंड वो कहता है कि मुझे चूड़ियाँ बनाने के अलावा कुछ भी नहीं आता है, मैं सिर्फ अपने लिए एक घर बना पाया हूँ अपनी फैमिली के रहने के लिए। तो ये जो बूढ़ी औरत का हस्बैंड ये कहता है कि मुझे चूड़ियाँ बनाने के अलावा कुछ भी नहीं आता, और मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही काम कर पाया है कि मैं अपनी फैमिली के लिए एक घर बना पाया हूँ। तो जब ये बोलता है कि मैं अपनी फैमिली के लिए सिर्फ एक घर ही बना पाया हूँ, तो हमारी जो ऑथर है वो कहती है कि इस बूढ़े व्यक्ति की बात को सुन के ऐसा लगता है कि क्या उसने वो अचीव कर लिया है जो कई लोग अचीव नहीं कर पाए हैं। इस आदमी के पास और इसकी फैमिली के पास एक घर है रहने के लिए, इनके सर के ऊपर एक छत है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे बैंगल मेकर्स हैं जो अपने लिए एक घर तक नहीं बना पाए हैं। तो ये जो रोना है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमको चूड़ियाँ बनाने के अलावा और कुछ आता नहीं है, हमारे पास खाने के लिए इनफ खाना नहीं है, ये जो चीज़ें हैं हर घर में ही हमको सुनने को मिलती है। रिंग्स इन एवरी होम मतलब हमको हर घर में सिर्फ सेम स्टोरी सुनने को मिलती है कि हमारे पास तो करने के लिए कुछ काम नहीं है, दूसरा हमको चूड़ियाँ बनाने के अलावा कुछ आता नहीं है, हमारे पास खाने के लिए खाना नहीं है। जो यंग मैन है वो एको यानी रिपीट करते हैं। तो पहले जो बड़े बुजुर्ग थे, फादर थे, ये बात बोलते थे, लेकिन अब जो बच्चे लोग हैं वो भी सेम कहानी को दोहराते हैं, सेम दुख को दोहराते हैं। और टाइम के साथ बहुत कम चीज़ें हैं जो बदली हैं फ़िरोज़ाबाद में। ईयर्स ऑफ माइंड नमिंग टॉयल यानी थका देने वाली मेहनत। अब ये लोग इतनी मेहनत करते हैं, सुबह से शाम हो जाती है, जहाँ पे कोई हवा नहीं है, कोई लाइट नहीं है, वो इतने लोग थक जाते हैं कि वो कुछ और करने का इनिशिएटिव यानी नया कदम किसी और चीज़ के लिए नहीं बढ़ाते हैं, ना ही वो सपने देखने की हिम्मत करते हैं। अब हमारी राइटर जो है वो कहती हैं कि आप लोग अपने आप को एक कोऑपरेटिव में क्यों नहीं ऑर्गेनाइज़ कर लेते, एक समिति क्यों नहीं बना लेते, जहाँ पर जो लोग हैं सारे लोग एक साथ मिलकर काम करें, चीज़ों को रेगुलेट करें, ताकि सभी कोई भी लोग यहाँ पर परेशान नहीं हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो, और जो बड़े बड़े लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, तुमको ना सता सके। तो वो बोलते कि आप लोग कोऑपरेटिव में क्यों नहीं, एक समिति अपनी क्यों नहीं बना लेते। और ऐसा जो क्वेश्चन है वो हमारी जो ऑथर है वो यंग मैन से पूछती हैं जो कि विशियस सर्कल में फंस चुके हैं ऑफ मिडिल मैन, जिन्होंने उनके फादर और फोर फादर को ट्रैप कर लिया। यानी कि जो सेलर होता है, ठीक है, ये लोग चूड़ियाँ बनाते हैं, सेलर के बीच में होता है मिडिल मैन, और मिडिल मैन के बाद होता है बायर। तो सेलर जो भी बनाता है पहले मिडिल मैन को जाता है, और मिडिल मैन के थ्रू जो भी लोग खरीदते हैं बायर उनके पास आता है। लेकिन ये मिडिल मैन बहुत चालाक होते हैं, इनके बड़े बड़े लोगों से रिलेशंस होते हैं, नेताओं से रिलेशन होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, जो चूड़ियाँ बनाने वाले हैं इनको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ये जो चूड़ियाँ बनाने वाले हैं, ये जो विशियस सर्कल है यानी क्रूअल सर्कल है, निर्दयी होना
जो सर्कल है, ये जो मिडिल मैन है बहुत निर्दयी हैं, तो इनके चक्करों में फंस चुके हैं। और ये मिडिल मैन वही हैं जिन्होंने इन बैंगल मेकर्स के फादर्स और फोर फादर्स को भी फंसाया हुआ है। तो जब हमारी ऑथर देखती हैं कि ये जो लोग हैं जो ट्रैप में फंस चुके हैं और ये मिडिल मैन के ट्रैप में फंस चुके हैं, तो हमारी जो ऑथर है वो बोलती है कि तुम लोग अपने आप को एक कोऑपरेटिव में ऑर्गेनाइज क्यों नहीं कर लेते हो। तो ये जो बैंगल मेकर्स हैं वो कहते हैं कि अगर हम ऑर्गेनाइज भी हो जाते हैं, हम अपनी समिति भी बना लेते हैं, तो हम वही लोग हैं जिनको पुलिस घसीटते हुए ले जाएगी पुलिस स्टेशन, हमको मारेगी, हमको जेल में बंद कर देगी। क्यों? क्योंकि हम कोई इलीगल काम करते हैं। क्या इलीगल काम करते हैं कि ये लोग यहाँ पर बच्चे भी काम करते हैं, और बच्चों के लिए तो यहाँ पर बैंगल इंडस्ट्री में काम करना इलीगल है। तो ये लोग अगर अपनी समिति भी बना लेते हैं तो भी पुलिस इन्हीं को मारेगी, क्योंकि ये लोग इलीगल काम करते हैं, ऐसा इन लोगों का कहना है। और इन लोगों के बीच में कोई भी नेता नहीं है, इन बैंगल मेकर्स के बीच में कोई भी नेता नहीं है जो उनको मदद कर सके चीज़ों को दूसरी तरीके से देखने में। इनके जो फादर्स हैं बैंगल मेकर्स के, ये उतने ही थके हुए हैं जैसे जितने कि ये लोग थके हुए हैं। अब ये जो बैंगल मेकर्स हैं वो लगातार बात करते हैं कि कैसे वो फंस चुके हैं इन द साइकिल ऑफ पॉवर्टी, एपैथी, ग्रीड एंड इनजस्टिस। तो ये जो बैंगल मेकर्स हैं बस एक ही बात को दोहराते रहते हैं कि हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं। एपैथी मतलब कोई भी इन पर ध्यान नहीं दे रहा है, इनकी कंडीशन पर किसी को दया नहीं आ रही है, कोई भी इनकी कंडीशन को चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। लालच की बात करते हैं कि कैसे जो मिडिल मैन हैं बहुत लालची हैं, इनके साथ बहुत दुर्व्यवहार करते हैं और इनके साथ इनजस्टिस करते हैं। तो जब भी इन बैंगल मेकर्स को बोलो कि तुम कोऑपरेटिव में ऑर्गेनाइज क्यों नहीं हो जाते हो, तुम अपनी सिचुएशन को चेंज क्यों नहीं करते हो, तो लगातार ये यही बात करते हैं कि हम तो बहुत गरीब हैं, हम पे कोई ध्यान नहीं देता है, मिडिल मैन बहुत लालची हैं, वो हमारे साथ इनजस्टिस करते हैं। तो लगातार वो बस यही बात को करते जाते हैं, राइट। अब हमारी जो ऑथर हैं वो बोलती हैं कि जब मैं इन लोगों की बातों को सुनती हूँ तो मुझे दो दुनिया नज़र आती है, यानी दो अलग अलग दुनिया मुझे नज़र आती है। पहली दुनिया किनकी? उन फैमिली वालों की, उन बैंगल मेकर्स की जो बैंगल मेकर्स की कास्ट में ही जन्मे हैं, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उनके ग्रैंडफादर ने वही काम किया, फादर ने वही काम किया, सन भी वही काम करेगा। तो पहली दुनिया कौन सी है? इन बैंगल मेकर्स की दुनिया, जो और वो जो लोग हैं जो इन बैंगल मेकर्स की कास्ट में ही जिन्होंने जन्म लिया है, वो और कुछ नहीं कर सकते, उनको बैंगल ही बनाना पड़ेगी। और दूसरी दुनिया किसकी है? दूसरी दुनिया है एक विशियस सर्कल की, जहाँ पे जो साहूकार्स हैं, जो मिडिल मैन हैं, जो पुलिस वाले हैं, जो लॉ के लोग हैं, कानून व्यवस्था के लोग हैं, जो सरकारी लोग हैं, और जो पॉलिटिशियंस हैं। ये लोग क्या करते हैं? ये जो बैंगल मेकर्स हैं इनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार करते हैं, इनकी कंडीशन को चेंज करने की कोशिश नहीं करते हैं और इन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं। तो जब हमारी जो ऑथर है इन लोगों से बात करती है तो उसे दो वर्ल्ड नज़र आते हैं। पहले उनके जो कि बैंगल मेकिंग की कास्ट में ही पैदा हुए हैं, ठीक है, वो कुछ नहीं कर सकते, उनको बैंगल ही बनानी है। और दूसरे वो हैं जो एक विशियस सर्कल में फंस चुके हैं, कैसे ट्रैप में फंस चुके हैं, जिसमें साहूकार्स हैं, मिडिल मैन हैं, पुलिस वाले हैं, लॉ के लोग हैं, गवर्नमेंट के लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जो इनकी हालत को सुधारना नहीं चाहते हैं, जो इन्हें एक सर्कल में फंसाए रखते हैं, एक चंगुल में फंसाए रखते हैं, जहाँ से जो बैंगल मेकर्स हैं वो निकल नहीं सकते। और इन सभी लोगों ने मिल के इन लोग बर्डन एक बच्चे पर डाल दिया है जो कि वो उठा नहीं सकता, यानी कि एक बच्चे पर इतना बोझ डाल देते हैं ये लोग कि वो और कुछ करने की सोचता ही नहीं। और जब तक वो बड़ा होता है, वो चीज़ों को समझता है, वो नेचुरली जो चीज़ें हैं उनको एक्सेप्ट कर लेता है, जैसे उनकी फादर ने कर ली थी कि चीज़ें कभी बदलेंगी नहीं, उन्हें वही करना है जो कि उनकी जो जनरेशन से करती आ रही है। और बैंगल मेकिंग के अलावा कुछ और करने का मतलब है हिम्मत करना। और जब वो बड़े होते हैं तो उन्हें हिम्मती होना सिखाया नहीं जाता है, उन्हें यही सिखाया जाता है कि जो उनकी फैमिली कर रही है शुरू से उन्हें वही करना है, उनको कुछ और करने की हिम्मत कभी नहीं कोई देता। अब जब हमारी ऑथर जो है मुकेश से बात करती है तो मुकेश में एक हिम्मत दिखाई पड़ती है कुछ और करने की। जब मुकेश कहता है कि वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, मुकेश कहता है कि वो एक गराज तक जाएगा और लर्न कर लेगा, यानी सीख लेगा, जो भी मैकेनिक का जो काम है वो सीख लेगा। लेकिन हमारी जो ऑथर कहती है वो कहती है कि गराज तो हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर है। तो मुकेश कहता है कि मैं चलकर वहाँ पर चला जाऊँगा। डू यू ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? तो अब हमारी ऑथर कहती है कि क्या तुम जहाज़ यानी एरोप्लेन उड़ाने का भी सपना देखते हो? तो सडनली जो मुकेश है वो थोड़ा साइलेंट हो जाता है, चुप सा हो जाता है, वो बोलता है कि नहीं, और वो ग्राउंड की तरफ देखने लगता है और कुछ बुदबुदाने लगता है, मरमर करने लगता है। और उसकी इस बुदबुदाहट में एम्बैरेसमेंट है,
थोड़ी सी शर्मिंदगी है जो कि अभी पश्चाताप में नहीं बदली है, राइट। जो मुकेश है वो कंटेंट है, सेटिस्फाइड है कार चलाने से, जो कि कार वो देखता रहता है। हर्टलिंग मतलब टू मूव रैपिडली फोर्सफुली, जो फिरोज़ाबाद की स्ट्रीट्स में हैं, जो चलती रहती हैं, और इसीलिए उसका भी ड्रीम है कि वो कार चलाना सीखेगा। और जब वो ये बोलता है तो जो कुछ एरोप्लेन है वो फिरोज़ाबाद के ऊपर से उड़ते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मुकेश और बहुत सारे बैंगल मेकर्स हैं जो फिरोज़ाबाद में वो चूड़ियाँ बनाने के बिज़नेस में ही हैं, किसी में कोई डेयरिंग स्पिरिट नहीं है, कुछ नया करने की हिम्मत नहीं है। लेकिन मुकेश है जो एक डेयरिंग स्पिरिट रखता है, वो कुछ और करने का सपना देखता है, वो मैकेनिक बनना चाहता है। और जब ऑथर उससे पूछते हैं कि जो गैराज है वो तो बहुत दूर है, तो वो बोलता है मैं चल के चला जाऊँगा। और ऑथर जब उससे पूछते हैं कि क्या तुम प्लेन भी उड़ाना चाहते हो, तो वो बोलता है कि नहीं, प्लेन तो नहीं उड़ाना चाहता हूँ, और नो कर देता है और ग्राउंड की तरफ देखता है। उसकी बातों में थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट है, थोड़ी सी शर्मिंदगी है, क्योंकि उसको भी पता है कि वो बहुत ज़्यादा गरीब है, वो शायद कभी प्लेन नहीं उड़ा पाएगा। लेकिन ये जो शर्मिंदगी है वो पश्चाताप में नहीं बदली है। वो बहुत सेटिस्फाइड है कि वो एक दिन कार चलाएगा, और वो सभी जो कार चलाना चाहता है, वो सारी जो कार्स हैं वो देखता रहता है कि फिरोज़ाबाद में चलती रहती हैं। और जब वो ऐसा कहता है तो कुछ प्लेन्स हैं जो फिरोज़ाबाद के ऊपर से उड़ते हैं। और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है।